हमारे साथ बात करने के लिए एआईएम के प्रत्याशी रह चुके शिवहर से राणा रंजीत सिंह हैं। लोकसभा चुनाव भले ही हार गए हों, लेकिन जनता में इनके नाम का चर्चा जरूर तेजी से चल रहा है। इनके चुनाव लड़ने के अंदाज को लोगों ने खूब पसंद किया है। आखिर अब आगे की इनकी रणनीति क्या होगी? लोकसभा चुनाव खत्म हो चुका है, अब चुनाव 2025 के विधानसभा की तैयारी चल रही है। आइए जानते हैं कि आगे इनकी रणनीति क्या है और किस तरीके से आगे ये अपना कार्य करेंगे। आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले मैं बकरीद की सबको मुबारकबाद देना चाहूँगा और आपको याद दिलाना चाहूँगा कि पहली बार चुनाव में मेरे जितने मुस्लिम भाई थे, मैं कल कई इलाकों में मैं गया, तो उन्होंने मुझे धन्यवाद किया कि भैया आपकी वजह से हमारे पास लोग वोट मांगने आए, हमारे आगे पीछे आरजेडी के लोग घूमे, हमारी खातिरदारी की और अंत अंत तक हमारा जो है मान सम्मान बढ़ा। अगर आप नहीं होते तो हमारे पास कोई थूकने भी नहीं आता है, ना कोई पूछने आता था, क्योंकि एमआईएम का जब कैंडिडेट हुआ तब उनको एहसास हुआ कि मुसलमान भी एक जाति है जो अगर गड़बड़ा गई तो हमें मुश्किल में डाल दिया जाएगा। तो कई लोगों ने अपना अपना फीडबैक दिया, तरह तरह के फीडबैक मिले। लोगों ने बोला कि भैया हम लोग आपके साथ थे, लेकिन अंत अंत में हमें ऐसा लगा कि बीजेपी की सरकार नहीं बन रही है, तो क्यों नहीं एक बार और कांग्रेस को मौका दिया जाए, इंडिया गठबंधन को मौका दिया जाए, ताकि हम प्रधानमंत्री को बदल सके। मुसलमान समाज वोट जो है अंत में मोदी जी या किसी को हराने के लिए करता है, खुद को जिताने के लिए नहीं। शुरू में जो हम लोगों ने बात कही थी कि आप अपनी क़यादत को मजबूत करिए, अपनी ताकत को दिखाइए। मेरा एक सवाल है कि यहाँ जो महागठबंधन की हार हुई है, मुसलमान महागठबंधन के कोर वोटर माने जाते हैं, लेकिन एआईएम के टिकट से जब आप आए तो महागठबंधन के प्रत्याशी और समर्थक मुसलमानों के वोट पर नज़र लगाने के लिए, मतलब उनको अपने पाले में करने के लिए ज़्यादा एफर्ट लगा दिए। क्या यह कारण जो चर्चा का विषय है कि मुसलमानों पर ज़्यादा फोकस महागठबंधन के द्वारा किया गया, जबकि अगर एआईएम के प्रत्याशी के तौर पर आप नहीं होते तो उनका बंधा हुआ वोट था, जिसके कारण उनकी हार हुई है महागठबंधन की, जो मुसलमान के वोट को ही कंट्रोल करने में रह गए, अन्य जातियों पर कंट्रोल उतना नहीं कर पाए। क्या यह सही है? बिल्कुल, कुछ हद तक सही है। जैसा मुझे मालूम चला है कि पूर्व विधायक जो हैं, हमारे फ़ेसबुक के कमेंट पे जो लोग हमारे पक्ष में लिखते, उनको फ़ोन किया जाता था। वो नहीं माने तो उनके गार्जियन को फ़ोन किया जाता था, पंचायती हो जाता था। किसी इलाके में वो गुज़र रहे हैं, वो केवल पतंग ज़िंदाबाद बोल दिया जाए तो फिर वहाँ पंचायती बैठ जाता था। और चुनाव के बाद भी कई पंचायतियाँ बैठी, तो कहीं न कहीं वो लोग अपने लोगों पे विश्वास नहीं रख पाए। अगर आपको लगता था कि मुसलमान आपका कद्र करता है, आपका बंधुआ मज़दूर नहीं है, आपका अपना है, आपका दिल से लगाव रखता है, तो आपको वहाँ एनर्जी वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं थी। आप दूसरी जगह पे काम करते। तो कहीं न कहीं उनकी रणनीति की एक कमी थी और जो कुछ मुसलमान नेता थे, वो सब ढाका में ही बंद के रह गए। कैसे एमआईएम को ढाका में मजबूत नहीं होने देना है, इस वजह से बर्गिनिया, रीगा और बाकी जगह वो काम नहीं कर पाए, जिसका खामियाज़ा उनको भुगतना पड़ा। लोकसभा चुनाव तो आप लड़ चुके हैं, लड़ाई में आप त्रिकोणीय बनाने के लिए लड़ रहे थे, लेकिन दुर्भाग्य कहिए कि आप मतलब लड़ाई में रहे नहीं। लेकिन आगे आपकी रणनीति क्या होगी? क्या विधानसभा चुनाव में भी आप किस्मत आजमाएंगे? ऐसी चर्चा है कि आप कहीं ढाका से लड़े, या शिवहर से, या मधुबन से, या रीगा से, या बेलसंड से। आप कहाँ से अपना ताल ठोकने के लिए प्रयास कर रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं? ऐसी कोई रणनीति आपके पास है? देखिए, ये तो तय है कि मधुबन से मुझे चुनाव नहीं लड़ना है। अगर लड़ना होता तो मैं फिर ये लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ता। प्रशांत किशोर जी जिनके साथ मैं जुड़ा हुआ था, उन्होंने मुझे बहुत प्रयास किया बोलने का कि इस बार आप मत लड़िए। तो मैंने उनको केवल एक ही बात कही कि सर मेरे साथ एक मजबूरी है। मैं अपने गाँव, अपने घर से चुनाव नहीं लड़ सकता हूँ, क्योंकि वहाँ पे हमारे भाई साहब पहले से स्थापित हैं। तो सामाजिक रूप से, पारिवारिक रूप से वो ठीक नहीं रहेगा। तो मुझे अपना पहचान बनाना था, मुझे अपने लोग, अपने कार्यकर्ता खड़े करने थे, इसलिए मैं चुनाव लोकसभा का लड़ा। अगर मधुबन से लड़ना होता तो मैं लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ता। हाँ, बाकी जो 5 जगह की बात आपने कही, तो उस 5 जगह या उसके अलावा भी कोई जगह अगर होता है तो कार्यकर्ता तय करेंगे, मैं नहीं तय करूँगा। अभी जिस चुनाव के बाद एक बात ज़रूर है कि लोगों को हमारे प्रति एक बहुत सिम्पैथी है कि भाई आपने बहुत मेहनत किया, आपका तरीका बहुत अच्छा था, आप एक उदाहरण के रूप में आप स्थापित आपने किया है, कैसे एक अकेला एक आदमी कैसे लड़ सकता है बिना संगठन के, और एक टाइम पे आप त्रिकोणीय लड़ाई में बहुत मजबूती से आ गए थे। ओवैसी साहब का प्रोग्राम नहीं लग पाया किसी कारण से, वहाँ हम लोग पिछड़ गए और अंत में आते-आते लोगों ने देखा कि भाई लड़ाई में ये नहीं है, तो लोकसभा का चुनाव दो धारा का चुनाव होता है।
लोगों ने अपना मन बनाया कि भाई अगली बार इसको मदद करेंगे। कई लोगों ने मुझे फ़ोन करके माफ़ी माँगा, सहानुभूति दिखाया और बोला कि भाई इस बार आप माफ़ कर दीजिए, अगली बार आपका साथ हम खड़े रहेंगे। तो कार्यकर्ता तय करेंगे, बड़ी मजबूती से हम लोग संगठन को विस्तार कर रहे हैं, संगठन को मजबूत कर रहे हैं। और तिरहुत प्रमंडल में जो है जवाबदेही मिला है, 48 विधानसभा सीट आता है इसमें। उस पे हम लोग को काम करना है और मजबूत विधायक के कैंडिडेट खोजने हैं और नवंबर में हो सकता है कि चुनाव भी हो जाए। मुझे लगता है कि क्या एआईएम आने वाले विधानसभा चुनाव में बिहार में अकेले सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी या कुछ सीटों पर? इस तरह का कोई आइडिया आपके पास है? देखिए मैं पूरे बिहार का तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन तिरहुत प्रमंडल के जो 6 जिला आते हैं, जिसमें आपको शिवहर, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मुज़फ्फरपुर, वैशाली, यहाँ 48 सीट पे कैंडिडेट खड़ा होगा। और आप देखेंगे कि इसमें मतलब मुसलमान से ज़्यादा हिंदू कैंडिडेट होंगे, दलित कैंडिडेट होंगे, तो सभी जातियों का एक आप मिश्रण देखेंगे इसमें। और दूसरा है कि आरजेडी ने जिस तरीके से इस चुनाव को लड़ा है, लोगों में नाराज़गी है। कांग्रेस सरकार में आ जाए इसलिए वोट दिया, मोदी सरकार को हटाने के लिए वोट दिया, तेजस्वी जी के पक्ष में वोट नहीं किया है। आप देखिए, पूर्णिया में क्या हुआ? चूँकि पप्पू यादव जी थे तो वहाँ एमवाई तो बन गया। आपको हिना साहब के खिलाफ कैंडिडेट खड़ा करने की क्या ज़रूरत थी? अगर आरजेडी वहाँ कैंडिडेट नहीं खड़ा करती तो हिना साहब आज चुनाव जीत गई होती। मधुबनी में देखिए, वहाँ फातमी साहब थे तो वहाँ एमवाई नहीं चला, वहाँ वाई चला गया आपको अशोक यादव जी के पक्ष में। तो लोग नाराज़ हैं और लोकसभा में चूँकि मोदी से एक बैर है उनको बहुत ज़्यादा, वो चेहरा देख कर के वो माने एक अजीब-सा उनके अंदर वो चला आता है। तो इस वजह से वो मन बदल जाता है, लेकिन विधानसभा में ऐसी कोई परिस्थिति नहीं होगी और बहुत बढ़-चढ़ कर के मुसलमान अपनी क़यादत को मजबूत करेंगे, अपनी ताकत को मजबूत करेंगे। आप चुनाव से पहले कई समस्याओं पर काफ़ी खुलकर और प्रखर होकर बोलते हैं और लोगों को आप जागरूक करने का भी प्रयास करते हैं कि कोई अगर समस्या हो तो उनके पास लेके आए, उस समस्या का समाधान करेंगे। आप कहते हैं कि रोड नहीं तो वोट नहीं। इस तरह के कई नारे, बिजली को लेके आपने सुधार आंदोलन चलाया। क्या यह सब चुनाव के वक्त या चुनाव के पहले भी इन तरह के मुद्दों पर आप काम करना चाहेंगे या केवल चुनाव के समय ही बातें होगी? बिल्कुल नहीं, मैं एक लंबी लड़ाई और लंबी राजनीति करने आया हूँ और वही करने आया हूँ। सब काम पढ़ा-लिखा व्यक्ति इंजीनियरिंग, एमबीए करके नौकरी छोड़ कर के जब उतरे हैं मैदान में, तो इसी में काम करेंगे और आपको बताना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि बड़े पैमाने पे जिस तरीके से आप चुनाव के समय सभी जनता से मैं आह्वान करना चाहता हूँ कि आप चुनाव के समय जो अभियान चलाते हैं कि रोड नहीं तो वोट नहीं, नाली नहीं तो वोट नहीं, सड़क नहीं तो वोट नहीं, पुल नहीं तो वोट नहीं, ये अभी चलाइए। ये आप चुनाव के समय अभियान चलाते हैं और उस समय आपको सरकार के लोग आकर के बहला-फुसला करके आपको फिर करते हैं कि भाई हाँ, वोट कर दीजिए, अगली बार आपको देखेंगे। अभी वित्तीय वर्ष है, अभी आपके सांसद, आपके विधायक अपने काम को करेंगे, अपना जो उनका जो फंड होता है, उस पे तो अभी करिए, ये मुद्दों को अभी उठाइए और यही हम करने जा रहे हैं। बकरीद खत्म होने दीजिए, हर इलाके में एक ध्रुव राठी को खड़ा करना चाहते हैं। हर पंचायत में ध्रुव राठी को खड़ा करेंगे और वहाँ के मुद्दों को उसके माध्यम से उठाएँगे और रोड नहीं तो वोट नहीं जैसे मुद्दों को अभी उठाइए वित्तीय वर्ष से पहले ताकि आपका काम हो सके। मैं कल ही गया था मधुबन में एक जगह तो वहाँ नाली की बात उन्होंने कही। तो ये समय है सही। आपको उठाने का। चुनाव के समय आप जाइएगा हल्ला-गुल्ला होगा फिर आपको बहला-फुसला के तो आपका समाधान नहीं होगा। समाधान करना है तो रोड नहीं तो वोट नहीं जैसे मुद्दे को आज उठाइए। स्मार्ट मीटर खून चूस रहा है लोगों का, गरीबों का खून चूसा जा रहा है। कोई बोलने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। अरे भाई स्मार्ट मीटर का रिचार्ज करने गरीबों को नहीं आता है। अगर आप सरकार जागरूक है तो पहले उसको ट्रेनिंग दीजिए, उसको सिखाइए, उसको बताइए, कुछ फ्री उसको ये ट्रेनिंग दीजिए, बताइए तरीका। आप स्मार्ट मीटर लगा करके बिहार जैसे सबसे गरीब राज्य का खून चूसा जा रहा है। स्मार्ट मीटर तो एक छलावा साबित हो रहा है, बशर्ते बिजली विभाग को जितना पैसा मिल जाए, लेकिन इसके रिचार्ज करने में गरीबों को काफ़ी परेशानी हो रही है, आपने सही कहा है। अब हमारा कहना है कि जनता चुनाव के समय इसलिए किसी मुद्दे को उठाती है क्योंकि 5 वर्ष में उन्हें नेताजी से बहुत कम दर्शन होता है। जनता चाहती है कि हम चुनाव के समय मुद्दे उठाएँगे तो हमारी बातों को सुना जाएगा। क्या आप इस तरह के लिए जनता को प्रेरित अपने तरीके से, जो पहले भी आप करते रहे हैं अपने अंदाज से, क्या आप जनता को जागरूक करेंगे? बिल्कुल हम लोग का एक लक्ष्य है कि हम लोग पंचायत वाइज़ एक अपना कार्यालय की स्थापना करेंगे और वहाँ एक लड़के को आरटीआई के लिए उसको सिखाएँगे, उसको ट्रेनिंग देंगे कि जगह-जगह सवाल करो। सड़कों को लेकर के सवाल करो,
तुम्हारे इलाके में कौन-कौन से फंड और कौन-कौन से पैसे किए गए, उसके बारे में सवाल करो। सवाल करना लोगों को सिखाएँगे। अपने यूट्यूब चैनल पे आओ, सवाल करो। अपने लोगों को कहो कि भाई इस सवाल को फ़ेसबुक पे डालो, अपना ये करो, ब्लॉग में जाओ, जागरूकता अभियान चलाओ। तो उनको सवाल करना सिखाएँगे और सही मुद्दे पे चर्चा हो। चुनाव के समय ठीक कहा आपने कि वो नेता आएँगे और आप कहिएगा कि ताजमहल बनवा दिए, तो ताजमहल भी बनवा देंगे। आपको ये कुतुब मीनार बनवा देंगे, तो कहेंगे हाँ, बिल्कुल चुनाव जिताइए, कुतुब मीनार यहीं खड़ा कर देते हैं, दिल्ली से शिफ्ट करा के, समुंदर यहीं ला देते हैं। हाँ। तो ये तो होता है। तो चुनाव के समय नहीं, आज उन सवालों को आज करिए। ये आने वाला विधानसभा अगले 1 साल में होने वाला है या उससे पहले ही मुझे लगता है कि नवंबर में, मुझे लगता है कि 75% चांस है कि नवंबर में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। क्या अब एक बड़ा सवाल आपसे जानना चाहते हैं, क्या एनडीए का जो प्रारूप है, क्या आने वाले समय में यह प्रारूप रहेगा या चाचा जी कोई फिर खेला कर सकते हैं? देखिए, चाचा जी के बारे में कुछ भी कहना बड़ा असंभव प्रतीत होता है। लेकिन हाँ, चाचा जी को जिन लोगों ने कम आँका था, वो इस चुनाव में दोबारा जो है ब पटना में तो बैनर भी लगा था कि टाइगर अभी ज़िंदा है। तो देखिए, लेकिन लोकसभा, विधानसभा में बहुत अंतर है और स्मार्ट मीटर जैसे मुद्दे और हर चीज़ को लेकर के जिस तरीके से आपका राजस्व का मुद्दा है और कई नियम कानून आपने बनाए हैं और अफसरों का जिस तरीके से खून चूसने का ये है, डीलर में जिस तरीके से आपको अनाज कम मिलता है, ऐसे कई मुद्दे जो राज्य के मुद्दे हैं, उसको लेकर के जब जनता वोट करने आएगी तो उस समय का माहौल और मिजाज जनता का कुछ और होगा और लोकसभा में मिजाज कुछ और था। बिहार में तो अभी हम देख रहे हैं कि अफसरशाही और भ्रष्टाचार काफ़ी चरम पर है। आपने बात की है जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों की, तो जन वितरण प्रणाली गरीबों को सस्ता अनाज मुहैया कराती है। अभी तो फिलहाल मुफ्त अनाज दिया जा रहा है, लेकिन अनाज की क्वालिटी इतना घटिया हो रहा है जो इंसान नहीं खा सकता है। अगले 1 साल में ऐसे मुद्दों को इतना ज़बरदस्त, इतना पुरजोर तरीके से उठाएँगे कि विपक्ष की भूमिका इतनी मजबूती से निभाएँगे कि लोगों के दिल में जो है हम लोग जगह बनाएँगे और उनके हक को दिलाएँगे। अनाज अगर आप दे रहे हैं तो उन्हीं के टैक्स के पैसा से दे रहे हैं, आप उनको भीख नहीं दे रहे हैं कि भाई भीख के रूप में कुछ भी दे दीजिएगा तो अगला स्वीकार कर लेगा। अनाज की गुणवत्ता होनी चाहिए, 5 किलो अनाज बोल करके आप 4 किलो, साढ़े 3 किलो अनाज देते हैं और कमीशनखोरी का जो बाज़ार इतना ऊपर से नीचे तक बना हुआ है। तो ये सब चीज़ों को उजागर करेंगे और विपक्ष की भूमिका में इतना ज़बरदस्त तरीके से शिवहर संसदीय क्षेत्र में काम करने जा रहे हैं कि लोग अपने सांसद को भूल करके सांसद के उम्मीदवार को याद रखेंगे कि भाई इस तरीके से आप सदन में उठाइएगा, मैं सड़क पे उठाऊँगा। सदन में जाने का मौका नहीं मिला इस बार, अगली बार जाएँगे तो वहाँ भी उठाएँगे, आप सदन में उठाइए, हम ज़मीन पे उठाएँगे और आप जब भूलिएगा कोई काम को लेकर के, अच्छे काम की तारीफ़ भी करेंगे और जब आप भूलिएगा तो मैं आपको उसके लिए जगाने का भी काम करूँगा। चूँकि नेता के रूप में आनंद मोहन जी को जानते हैं लोग और अच्छे नेता हैं, लेकिन सदन में वो नहीं जा रहे हैं ना। ना सदन में तो कोई दूसरा जा रहा है। तो कैसे बोलना है, क्या बोलना है, तो मुझे लगता है कि जहाँ ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ लगेगा, हम लोग पुरजोर तरीके से विपक्ष की भूमिका को निभाएँगे। अच्छा, अब अंतिम सवाल एक जानना चाहेंगे, विधानसभा चुनाव आप कहाँ से लड़िएगा? देखिए, विधानसभा का चुनाव मेरे कार्यकर्ता, मेरे लोग तय करेंगे। मधुबन से नहीं लड़ूँगा। उसके अलावा जो है बाकी जो भी जगह होगा, इलाका होगा, देखेंगे। ढाका के लोग चाहते हैं कि मैं ढाका से लड़ूँ, शिवहर के लोग चाहते हैं कि भाई वहाँ का जाति समीकरण है राजपूत मुसलमान का, वहाँ करें। हम अलग तरह की राजनीति करने आए हैं। लोगों ने देखा कि चुनाव हारा है तो अब इस्तीफ़ा दे देगा, पार्टी बदल लेगा। अब जब मैं बकरीद में घूमा तो लोग आश्चर्य कर रहे थे कि अरे! अभी तक आप घूम रहे हैं, हारने के बाद भी घूम रहे हो, मुसलमानों में ही घूम रहे हैं। तो जो सब करते हैं वो मैं नहीं करता हूँ। हमारा अंदाज़ कुछ अलग है। आज भी एक नेताजी घूम रहे हैं बकरीद में अपने शिवहर लोकसभा में, जिसकी चर्चा सोशल मीडिया पर काफ़ी है। बिल्कुल, सबको अधिकार है, सबको जनता के बीच में रहने का मौका मिले और अच्छी बात है। चुनाव का समय आता है तो नेता सक्रिय होते हैं। हम लोग तो पाँचों साल सक्रिय रहने वाले लोग हैं और लोकसभा का चुनाव तो पार्टी का और कैडर का वोट होता है, व्यक्ति का नहीं होता है। जिसको टिकट मिल जाता है, उसके साथ वो संगठन, वो बड़ा समूह खड़ा हो जाता है। तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति का नहीं, पार्टी का होता है और अभी तो जो माहौल था, लेकिन लोगों ने प्रेडिक्ट किया था कि जय श्री राम और उसका नारा बुलंद होगा, लेकिन अब परिस्थितियाँ बदल रही हैं। अब व्यक्ति पे वोटिंग होने लगा है। पप्पू यादव जैसे व्यक्ति जब चुनाव जीतते हैं, चंद्रशेखर रावण जी जैसे लोग जब चुनाव जीत रहे हैं, तो अब ये चुनाव व्यक्ति का हो गया है, अब ये पार्टी का चुनाव नहीं रह गया। देखिएगा आने वाले वक़्त में लोग आने वाले विधानसभाओं में व्यक्ति के रूप पे, व्यक्ति के काम के आधार पे, व्यक्ति के मेहनत करने की क्षमता, उसके लोगों से मिलना-जुलना, सेवा करना, उसके आधार पे वोटिंग होने जा रहा है। सही बात है। चलिए, हमारे साथ बात करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत शुक्रिया।